हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल अविविजन में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने की हमारी कोशिश जारी है। अपने पिछले वीडियो में हम सभी ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में डिस्कस कर ली थी। आज के इस वीडियो में हम सभी 1833 के चार्टर अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो के अंतर्गत हम उसी पॉइंट्स और फैक्ट्स को डिस्कस और एनालाइज करेंगे जो पॉइंट्स और फैक्ट्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही नेसेसरी होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, अधिनियम को इंग्लिश में एक्ट कहा जाता है। तो जो 1833 का चार्टर एक्ट था, इस एक्ट की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो इस एक्ट की मुख्य विशेषताएं यही थी कि इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। पहले क्या था? पहले गवर्नर था, बंगाल के अंतर्गत गवर्नर कहा जाता था उसे, और उसके बाद गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। और भारत का, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपको याद रखना है लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछेगा तो आपको याद रखना है वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, और अगर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो आपको याद रखना है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ओके। सेकेंड जो इसकी विशेषता है, इसने मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। 3 प्रेसिडेंसी होते थे उस समय, मद्रास, बंबई और बंगाल, ये 3 प्रेसिडेंसी होते थे। और तीनों प्रेसिडेंसी के गवर्नर को अपना अपना कानून बनाने का अधिकार होता था। लेकिन इस एक्ट के द्वारा मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया, अर्थात उनको जो कानून बनाने की शक्ति दी गई थी, उनसे कानून बनाने की शक्ति को छीन लिया गया और भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। और भारत के गवर्नर जनरल को, अर्थात जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उन्हें भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उन्हीं को विधायिका शक्ति प्रदान की गई कि भारत के संबंध में ब्रिटिश भारत के अंतर्गत जो भी कानून बनाएंगे वो भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा बनाया जाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। जो इसके अंतर्गत क्या किया गया? इस एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया कि जो पहले से बने हुए कानून है उनको हम नियामक कानून का दर्जा देंगे और जो नए कानून आएंगे उनको एक्ट या अधिनियम कहा जाएगा, है ना। तो इस बात को आप याद रखेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी इन दोनों को आप छोड़ दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है 1853 का चार्टर अधिनियम। ये आपके लिए मेरे ख्याल से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे हमने आपको कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम लोग 2 भागों में रखकर देखेंगे, एक कंपनी का शासन और दूसरा ताज का शासन। तो ताज का शासन जो है वो 1858 से लेकर 1947 तक चलता है। तो इसके अंतर्गत जो एक्ट पास किए जाते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, वो क्या है? सबसे फर्स्ट है 1858 का भारत शासन अधिनियम, दैट मीन्स कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1858। तो ये जो एक्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैसे, देखिए, इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, या इसे सिपाही विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। सिपाही विद्रोह याद रखिएगा आप सभी। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम के प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी। तो देखिए, इस एक्ट के बारे में यह कहा जाता है कि यह भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम था। तो आप सभी याद रखेंगे, इस एक्ट के बारे में क्या कहा जाता है कि यह भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम था। तो इस अधिनियम की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं? देखिए, इस अधिनियम की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो हैं कि फर्स्ट है, इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। जब 1857 की क्रांति होती है और जब उसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम एक्ट आता है, तो इसके तहत, इस एक्ट के तहत भारत का शासन किसके हाथ में चला जाता है? महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला जाता है। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। आप ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर कि पहले क्या कहा जाता था? भारत का गवर्नर जनरल। पहले क्या कहा जाता था? भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता था। किस में? 1833 का चार्टर एक्ट जब लाया गया था तो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, जिसमें सभी नागरिक व सैन्य शक्तियां निहित होती थी। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का क्या नाम था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लेकिन इस अधिनियम के तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला जाता है और गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल कहकर नहीं पुकारा जाने लगा, बल्कि गवर्नर जनरल के स्थान पर भारत का वायसराय कहकर पुकारा जाने लगा। तो 1858 के भारत शासन अधिनियम में ये एक बड़ा चेंज किया गया कि क्या, कि पहले भारत का गवर्नर जनरल कहकर पुकारा जाता था, अब भारत के गवर्नर जनरल के स्थान पर भारत का वायसराय कहकर पुकारा जाने लगा। गवर्नर जनरल का जो पदनाम था उसे चेंज कर दिया गया और वह ब्रिटिश भारत में, दैट मीन्स कि वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। और गवर्नर वायसराय कहने का तात्पर्य यह है कि जो वायसराय है वो भारत में ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि है, ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि है। और आप एक बात और भी याद रखेंगे कि लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड है कि इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर भारत में शासन की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी। आप देखेंगे कि 1784 का जब पिट्स इंडिया एक्ट आया था तो इसने क्या किया था कि कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया था और इसने कंपनी के शासन को दो भागों में विभाजित कर दिया था, प्रथम नियंत्रक मंडल और द्वितीय निदेशक मंडल। निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति थी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड, दैट मीन्स की बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। और इसी के माध्यम से, दैट मीन्स कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से द्वैध शासन प्रणाली की शुभारंभ की गई थी। लेकिन इसके अंतर्गत 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत इसमें बदलाव किया जाता है, द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दी जाती है। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर भारत में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो ध्यान में रखेंगे आप सभी इसे। ओके, इसके अलावा इसकी एक प्रमुख प्रावधान यह थी कि एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया जाता है। इस एक्ट के द्वारा एक नए पद, एक नए पोस्ट भारत के राज्य सचिव, दैट मीन्स
स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का सृजन किया जाता है, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। और यह सचिव, यह जो सेक्रेटरी होता है, वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश संसद के प्रति अंततः उत्तरदायी होता था। तो ये बात भी आप याद रखेंगे कि इस एक्ट के तहत, इस अधिनियम के तहत एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।